ये है रामपुर गांव। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत ही सीधी और सरल है, लेकिन इसी गांव में रहता है रमेश। रमेश को मेहनत करने से ज्यादा भर पेट और स्वादिष्ट खाना खाने का शौक है, और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने एक आसान रास्ता चुना था, चोरी का। रमेश एक गोदाम के आसपास छिपते हुए घूम रहा है। वो एक छोटा महंगे चावल का बोरा उठाता है और मुस्कुराता है। अचानक एक टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। दरोगा शर्मा खड़े हैं। क्यों बे रमेश, मेहनत की रोटी हजम नहीं होती जो आधी रात को सेठ जी का चावल चुरा रहा है? अरे दारोगा जी, वो मैं तो बस चेक कर रहा था कि चावल में कोई कीड़े तो नहीं लग गए। अच्छा, चल थाने, वहाँ लॉकअप में मैं तेरे सारे कीड़े निकालता हूँ। रमेश सलाखों के पीछे खड़ा है। वो बहुत दुखी होने का नाटक कर रहा है। सावित्री और बाबू सलाखों के बाहर खड़े हैं। आसपास और कोई नहीं है। हाय राम, मेरे पति की ये क्या हालत हो गई है। एक ही महीने में सूख कर आधे हो गए आप। हाँ भैया, आपकी तो जैसे हवा ही निकल गई, एकदम चिपक गए हो। रमेश चेहरा बनाते हुए और रोने का नाटक करते हुए, क्या बताऊं सावित्री, इस जेल ने मेरी जान निकाल दी है। यहाँ की दाल में दाल कम और पानी ज्यादा होता है, और रोटी ऐसी होती है जैसे लोहे का पापड़। मैं चबा चबा कर थक गया हूँ। मेरे जबड़े दर्द करने लगे हैं। मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना। मेरी तबीयत खराब हो रही है सावित्री। मैं तुम्हारे हाथ के खाने के बिना मर जाऊंगा। ऐसा मत कहिए जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। जल्दी कुछ करो सावित्री, वरना तुम्हारा रमेश बस यादों में रह जाएगा। सावित्री आंगन में परेशान होकर इधर उधर टहल रही है। बाबू एक साधारण लकड़ी की खटिया पर बैठा है। बाबू, जब तुम्हारे भैया वहाँ जेल में भूखे मर रहे हैं, तो हम घर पर कैसे खा सकते हैं? तो क्या करें भाभी, दारोगा जी ने साफ कह दिया है कि रोज रोज बाहर का खाना जेल में नहीं आ सकता। यह कानून है। बाहर का खाना अंदर नहीं जा सकता ना, लेकिन हम तो अंदर जा सकते हैं। पर हम जेल क्यों जाएंगे? हम जेल जाएंगे ताकि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे भैया के लिए गर्मा गर्म खाना बना सकूं। हम वहीं रहेंगे। पर भाभी, जेल जाने के लिए तो कोई जुर्म करना पड़ेगा ना। तो करेंगे ना जुर्म, चल मेरे साथ। दरोगा शर्मा अपनी मेज पर बैठे शांति से चाय पी रहे हैं। सावित्री और बाबू अंदर आते हैं। दरोगा जी, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। दरोगा शर्मा चाय का कप नीचे रखते हुए, क्यों, क्या किया है तुम दोनों ने? हमने बैंक लूटा है दारोगा जी। अरे मूर्खों, हमारे रामपुर गांव में तो कोई बैंक ही नहीं है। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। सावित्री बाबू को इशारा करती है। बाबू, दूसरी योजना। बाबू तेजी से मेज के पास जाता है। दरोगा शर्मा की पुलिस वाली टोपी छीनकर अपने सिर पर पहन लेता है। सावित्री उनका वायरलेस रेडियो उठाकर अपने पीछे छिपा लेती है। अब तो हम चोर हो गए ना दारोगा जी। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरी ही टोपी चुरा ली? चलो अंदर, दोनों को उसी रमेश की कोठरी में डालता हूँ, तब समझ आएगा। कुछ दिनों बाद उसी बड़ी कोठरी के अंदर रमेश, सावित्री और बाबू बैठे। बाबू एक बहुत बड़ा और भारी झोला खोलता है, जो वो गिरफ्तार होते समय अपने साथ लाया था। तुम दोनों सच में पागल हो, मेरे लिए जेल आ गए। और बाबू, इस बड़े से झोले में क्या है? भैया, जब हम गिरफ्तार हो रहे थे तो भाभी ने सारा राशन मेरे झोले में भरवा दिया था। बाबू झोले से एक छोटा इलेक्ट्रिक हीटर, एक बर्तन, थोड़े कच्चे चावल, मसाले और कच्चे चिकन का एक पैकेट निकालता है। मैंने कहा था ना जी, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। दरोगा जी के ऑफिस के पीछे वाले प्लग से बाबू ने तार जोड़ दिया है। आज जेल में चिकन बिरयानी बनेगी। सावित्री कोठरी के कोने में छोटे हीटर पर खाना बना रही है। बर्तन से भाप उठ रही है। आहा, क्या खुशबू है सावित्री, तुमने तो जेल को भी जन्नत बना दिया। दरोगा शर्मा हवा में खुशबू सूंघते हुए लॉकअप वाले हिस्से में आते हैं। वो उलझन में और गुस्से में देख रहे हैं। ये कैसी खुशबू है? ये जेल है या कोई ढाबा?
अरे तुम लोग जेल के अंदर बिरयानी पका रहे हो? दारोगा जी, थोड़ी सी खाकर देखिए, भाभी ने बहुत बढ़िया बनाई है। चुप कर। तुम तीनों मेरे थाने का मजाक बना रहे हो। कोई मुझे बैंक लूटने की धमकी देता है, कोई मेरी टोपी चुराता है, और अब यहाँ तुम लोग पिकनिक बना रहे हो। दरोगा शर्मा लॉकअप का दरवाजा खोलते हैं। वो पूरी तरह थके हुए और परेशान दिख रहे हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम तीनों यहाँ से जाओ। मैंने तुम्हारी सजा माफ की। अगर तुम लोग एक दिन और यहाँ रहे तो मेरा थाना रेस्टोरेंट बन जाएगा। निकलो यहाँ से। सावित्री पकी हुई बिरयानी का बर्तन समेटती है। तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। दरोगा जी राहत की सांस लेते हैं। कोई पुलिस नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ तीनों परिवार वाले एक शांत कच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। वह आराम करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकते हैं। सावित्री बची हुई बिरयानी का बर्तन खोलती है और रमेश के लिए एक कागज या पत्ता परोसती है। खाइए जी। जेल में तो आप दरोगा जी के चिल्लाने के कारण ठीक से खा भी नहीं पाए। रमेश खाने की तरफ देखता है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो बाबू के गंदे कपड़ों को देखता है और फिर सावित्री के थके हुए चेहरे को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खाना नीचे रख देता है। क्या हुआ भैया, अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं बाबू, बिरयानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्या हो गया? सावित्री, मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। एक छोटी सी चोरी और सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लालच में मैंने क्या किया? मैंने अपनी ही पत्नी और अपने छोटे भाई को जेल की हवा खिला दी। तुम लोगों ने मेरे लिए अपना सम्मान, अपनी आजादी सब दांव पर लगा दी। एक चोर की खातिर तुम लोग खुद अपराधी बन गए। सावित्री रमेश का कंधा पकड़ती है। आपके बिना उस आजादी का हम क्या करते जी? जहाँ परिवार साथ है वही हमारे लिए महल है। आपने गलती की, लेकिन हम आपको उस हाल में कैसे छोड़ देते? तुम्हारी बातों ने आज मेरी आंखें खोल दी सावित्री। सच्चा प्यार वो नहीं जो परिवार से सब कुछ मांगे। सच्चा प्यार वो है जो परिवार को कभी तकलीफ में ना डाले। मैं कसम खाता हूँ सावित्री, आज के बाद ये रमेश कभी किसी चीज को बिना मेहनत के हाथ नहीं लगाएगा। कल से मैं खेतों में मजदूरी करूंगा। चोरी की बिरयानी से मेहनत की सूखी रोटी लाख गुना ज्यादा मीठी होगी। सच भैया? तो कल से मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा। और मैं रोज दोपहर को आप दोनों के लिए अपने हाथों से बनाकर खाना लेकर आऊंगी खेत पर। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। परिवार का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा होता है, लेकिन याद रखिए, आपके स्वार्थ और लालच का सबसे पहला नुकसान भी आपके परिवार को ही उठाना पड़ता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ रूखा सूखा खाना बेईमानी के पकवानों से हमेशा बेहतर होता है।